बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है बायोलॉजी सर्विसेज फॉर मैनकाइंड के इंसानियत के लिए बायोलॉजी ने क्या रोल प्ले किया है। ये बेसिकली इस चैप्टर का हमारा आखिरी टॉपिक है, लेकिन है बहुत बड़ा। इससे काफ़ी सारे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी बायोलॉजी ने इंसानियत की जो मदद की है वो तीन बड़े इवेंट्स के ज़रिए से मदद की है कि इंसान की जो वक्त के साथ साथ आबादी बढ़ती जा रही है, तो इन बायोलॉजी की ने कोशिश की है कि ऐसे मेथड्स को बना सके, ऐसे मेथड को डिस्कवर करे जो फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सके। इसी तरह वक्त के साथ साथ चूँकि डिज़ीज़ बढ़ती जा रही हैं, तो बायोलॉजी की कोशिश है कि ऐसे मेथड डेवलप करे जिसके ज़रिए से उस डिज़ीज़ से लड़ा जा सके। कॉम्बेटिंग का मतलब है लड़ना। और तीसरा ये जो दिन ब दिन हमारा इन्वायरमेंट इंसान ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ख़राब हो रहा है, तो ऐसे इकदाम किए जाएँ कि हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, इन्वायरमेंट की हिफाजत कर सकें, उसको बचा सकें। तो ये तीन बड़े टॉपिक हैं जो हमने कवर करने हैं और ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक होगा। तो पहले हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी ने फूड प्रोडक्शन कैसे बढ़ाई। अच्छा, उसके तो मेथड टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन, तो टोटल 6 मेथड है और एक मेथड प्रिजर्वेशन का है। जो हमने फूड को बढ़ाया है उसको महफूज कैसे करेंगे। 6 मेथड होंगे जिससे फूड को बढ़ाया जाएगा और एक मेथड है फूड को प्रिजर्व कैसे करेंगे। अच्छा, इन मेथड को डिस्कस करने से पहले सबसे हम पहले देख लेते हैं कि हमारा फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड एम क्या है, हम करना क्या चाहते हैं जिसकी वजह से फूड प्रोडक्शन बढ़ सके। तो ये दरमियान में मिस हो गया, तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि प्लांट प्रोडक्शन ट्रिमेंडसली इंक्रीज बाय द बायोलॉजी, कि बायोलॉजी की मदद से प्लांट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ट्रिमेंडस का मतलब है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बायोलॉजी ने 3 तरह से फूड प्रोडक्शन को बढ़ाया है। सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग वैरायटीज थी, यानी ऐसी वैरायटी जो दुनिया में पहले से मौजूद थी, उनको बेहतर बनाया। बेहतर बनाने से उनकी खुराक बढ़ी और ऐसी वैरायटीज बनाई जिनकी पैदावार ज़्यादा हो। इसकी टेक्निक भी हम देखेंगे ये कैसे बनाई गई। डिवेल्प हाई यील्ड का मतलब है जिनकी पैदावार ज़्यादा है। और ऐसी वैरायटीज़ बनाई जो डिजीज़ रेजिस्टेंट है, क्योंकि डिजीज़ प्लांट को, एनिमल को जिससे हमें फूड मिलता है उसे कमज़ोर कर देती है। अगर हम ऐसे प्लांट और ऐसे एनिमल्स को बना लें जिनके अंदर डिजीज़ से लड़ने की ज़्यादा पावर है, तो ऑटोमेटिकली उनसे फूड की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हासिल की जा सकती है। तो ये हमारा एम है, या तो हमारे पास जो वैरायटी है उनको बेहतर बना लिया जाए, या ऐसी वैरायटी बना ली जाए जिसकी पैदावार ज़्यादा हो, या जो पुरानी वैरायटी है उनको डिजीज़ रेजिस्टेंट बना लिया जाए, क्योंकि डिजीज़ की वजह से पैदावार कम हो जाती है। तो ये हमारा एम है फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड। अब इस एम को हासिल कैसे किया जाएगा, उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। पहला मेथड है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ब्रीडिंग का लफ्ज़ी मतलब है कि रिप्रोडक्शन करवाना, कि इंसान अपनी मर्जी से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के दरमियान में रिप्रोडक्शन करवाता है और फिर उससे ऐसी क्वालिटी के वैरायटी हासिल कर लेता है जो पहले से बेहतर हो। अच्छा, ये जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग है ये डिफरेंट स्पीशी के दरमियान में भी होती है और डिफरेंट पॉपुलेशंस के दरमियान में भी हो सकती है ऑफ द सेम स्पीशी, एक स्पीशी की। तो जब हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग की मिसाल लें तो इंटेंशनल ब्रीडिंग, इंटेंशनल का मतलब है कि इंसान अपनी मर्जी से रिप्रोडक्शन करवाता है विद डिजायरेबल, और उन ऑर्गेनिज्म के दरमियान में रिप्रोडक्शन करवाते जिनके पास हमारी मर्जी की खुसूसियात हो। ट्रेट कहा जाता है खुसूसियात को। इन एन अटेम्प्ट, और इसमें कोशिश की जाती है टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, ऐसे बच्चे पैदा होंगे जिनके अंदर वो खूबियाँ मौजूद होंगी। जैसे इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, हम सपोज करें कि हमारे पास एक ऑरेंज माल्टे का दरख्त है। एक हमारे पास पॉपुलेशन ऐसी है इस ऑरेंज की जिसमें फ्रूट टेस्टफुल है, लजीज है, और दूसरी वैरायटी ऐसी है जिसके फ्रूट का साइज तो बड़ा है लेकिन जायका इतना अच्छा नहीं है। अब ये दो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके दरमियान में अगर रिप्रोडक्शन करवा दी जाए तो हो सकता है ऐसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाए जिनके पास टेस्टफुल फ्रूट भी हो और उसका साइज भी बड़ा हो। तो अब
दो प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक एक प्लांट के अंदर आ गई, तो प्लांट पहले से बेहतर बन गया। तो इसका मतलब ये है कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग में दो ऐसे ऑर्गेनिज्म के दरमियान में रिप्रोडक्शन करवाई जाती है, दोनों ऑर्गेनिज्म के पास अच्छी क्वालिटीज़ मौजूद हैं, वो क्वालिटीज़ फिर उनके ऑफस्प्रिंग में एक ही वक्त में आ जाती हैं। तो ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग का हमारे पास मकसद है। द इंटेंशनल ब्रीडिंग यानी अपनी मर्ज़ी से रिप्रोडक्शन करवाना उन ऑर्गेनिज्म के दरमियान जिनमें अपनी मर्ज़ी की खसूसियात हों, यानी बेहतर खसूसियात हों, और उनसे ऐसे बच्चे पैदा करना जिनके पास अच्छी खसूसियात हों। तो ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग की डेफिनेशन है। ब्रीडिंग दोनों में हो सकती है, प्लांट में भी हो सकती है, एनिमल में भी हो सकती है। तो जितने भी एनिमल और प्लांट ब्रीडर्स हैं उन्होंने इस सिलेक्टिव ब्रीडिंग के ज़रिए से और प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, तो ब्रीडिंग हमेशा जेनेटिक्स के प्रिंसिपल को मद्देनज़र होते, तो ऐसी वैरायटीज़ वीट गंदम की, चावल की, कॉर्न मकई की, या चिकन चूज़े की, या गाय या शीप भेड़ की, ऐसी वैरायटी हासिल की गई हैं जो पहले से बेहतर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास पोल्ट्री ब्रीडर्स हैं जो मुर्गियों का कारोबार करते हैं, उन्होंने क्या किया, ब्रॉयलर को डेवलप करवाया। अब ब्रॉयलर एक ऐसी मुर्गी है जो 40 दिन में तैयार हो जाती है। जो देसी मुर्गी है उसको साल 1.5 साल लगता है। तो 1.5 किलो गोश्त 40 दिन बाद मिल जाता है, वरना अगर सिर्फ देसी मुर्गी होती तो हमें 1.5 साल बाद 1.5 किलो गोश्त मिल। तो जो गरीब लोग हैं उनके लिए फिर उस मुर्गी को हासिल करना, उसका गोश्त लेना मुश्किल हो जाता। अब देखें ब्रॉयलर मुर्गी मार्केट में गोश्त भी सस्ता है, जल्दी भी आ जाती है और हर बंदा गोश्त का मज़ा चख लेता है। तो ब्रॉयलर पोल्ट्री ब्रीडर वालों ने डेवलप करवाए, और इस ब्रॉयलर का गेटिंग क्विक, गोश्त भी जल्दी मिलता है और उसका गोश्त सस्ता होता है, और यूजली इसका गोश्त वाइट कलर का होता है। देसी मुर्गी का अगर हम गोश्त देखें तो वो सुर्ख कलर का होता है, और जो ब्रॉयलर मुर्गी का है, हाँ थोड़े से आप कह सकते हैं न्यूट्रिशन के हवाले से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन अगर ये ब्रॉयलर ना होती तो हो सकता है किसी गरीब आदमी को गोश्त भी ना मिलता, वो इतना महंगा होता। उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हम अपनी मर्जी से, क्योंकि जितने भी कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिज्म के पास होती हैं वो ड्यू टू जीन्स होती है। जीन्स क्या बनाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक बनाते, तो एक ऑर्गेनिज्म के पास जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक है उसके जीन्स की वजह से। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि बायोलॉजी ने एक ऐसी टेक्निक ईजाद की है जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। इसमें एक प्लांट या एक एनिमल, उसमें अपनी मर्जी से जीन को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, और वो जीन जब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, अपने आप को शो करेगा, तो वो कैरेक्टरिस्टिक उस प्लांट या एनिमल से हासिल की जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मकई का एक प्लांट है जिसके रूट से, उसमें ऐसे जीन्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसके रूट से कुछ केमिकल्स बनते हैं, यानी रूट से कुछ केमिकल्स बनते हैं। वो केमिकल्स क्या करते हैं, वो इंसेक्ट को मारते हैं। कॉर्न प्लांट के अंदर ये काम हुआ है। तो इंसेक्ट चूंकि रूट्स को खराब करते हैं, रूट्स खराब होगी, प्लांट खराब होगा, उसकी फूड प्रोडक्शन खराब हो जाएगी। तो अब इस जीन ने रूट से ऐसे केमिकल्स निकाले जो इंसेक्ट को मारते हैं। अब इंसेक्ट करीब नहीं आएंगे, रूट सेहतमंद रहेंगी, प्लांट सेहतमंद रहेंगे, फूड प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली। अब ये प्रॉपर्टी पहले इस प्लांट के पास नहीं थी। अब जेनेटिक इंजीनियर्स ने खुद अपनी मर्जी के जीन्स डाल के उसमें ये प्रॉपर्टी प्रोड्यूस की है। तो यही हम बात कहना चाह रहे हैं कि इसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन क्या होगी, डायरेक्ट मैनिपुलेशन। मैनिपुलेट का मतलब होता है दाखिल करना। डीएनए से मुराद, डीएनए वो चीज होती है जिसके ऊपर जीन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ डीएनए लिख ले या जीन्स लिख ले। तो डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए, एक डीएनए को दाखिल करना टू ऑल्टर द ऑर्गेनिज्म, ताकि एक ऑर्गेनिज्म में थोड़ा सा बदलाव अपनी मर्जी का लाया जा सके, अपनी मर्जी का लाया जा सके। तो इसको हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जैसे जो जीन्स फॉर डिजीज, मैंने अभी एग्जांपल दिए, रूट्स जो केमिकल, इंसेक्ट्स। इसी तरह जीन फॉर डिजायरेबल कैरेक्टर्स। अब काफ़ी सारे प्लांट ऐसे हैं उनके अंदर ऐसे जीन इंटर किए जा रहे हैं, और उन जीन्स की वजह से उन प्लांट से मेडिसिन मिलती हैं। जैसे एनिमल में काफ़ी सारे जीन्स इंट्रोड्यूस करवाए गए बकरियों के अंदर, उस बकरी के दूध से हमें मेडिसिन मिली। तो बाज़ दफ़ा जीन्स हम डिज़ायरेबल कैरेक्टर को प्रोड्यूस करने के लिए भी डालते। तो दोनों मकसद हमारा होता है कि जीन्स
ऐसी उसके अंदर पावर जाके क्रिएट करे जिससे डिजीज़ से लड़ने में हेल्प हो, या फिर हम ऐसा जीन डालें जो हमारे, जैसे बैक्टीरिया के अंदर हमें इंसुलिन का जीन डालते हैं, फिर बैक्टीरिया से इंसुलिन बनवा लेते हैं, इसी तरह प्लांट में भी काफ़ी सारे, तो प्लांट के अंदर जीन्स को इंट्रोड्यूस करवा के उससे अपनी मर्जी के करैक्टर हासिल किए जा सके। तो वो प्लांट जिनमें बाहर के जीन्स मौजूद हों वो ट्रांसजेनिक प्लांट के, यानी जिस ऐसे प्लांट जिसमें ट्रांसफर ऑफ जीन हुआ हो ट्रांसजेनिक प्लांट कहलाता है। प्लांट्स हैविंग फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होते हैं सेल दाखिल होना, ऐसा प्लांट जिसके सेल में बाहर का डीएनए दाखिल किया गया वो ट्रांसजेनिक प्लांट कहलाता है। उसके बाद जब हमें एक दफ़ा ट्रांसजेनिक प्लांट बना लेते हैं तो ट्रांसजेनिक प्लांट बनाना थोड़ा सा एक्सपेंसिव मेथड है। आगे फिर हम उनकी तादाद को जब बढ़ाने की कोशिश करते हैं, प्रोपिगेशन का मतलब है तादाद को मज़ीद बढ़ाना, तादाद का मज़ीद बढ़ना, ये प्रोपिगेशन कहलाते हैं। तो उस तादाद को बढ़ाने के लिए हम फिर दो मेथड इस्तेमाल करते हैं, एक क्लोनिंग है, एक टिश्यू कल्चर टेक्निक है। क्लोनिंग में ये होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम किसी भी सेल या किसी भी ऑर्गेनिज्म की ऐसी कॉपीज बनाते हैं जो जेनेटिकली आइडेंटिकल हो। जैसे सपोज ए ऑर्गेनिज्म है, हम जब इसके ऑफस्प्रिंग बनाएंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए, इसकी डिटेल हम आगे भी पढ़ेंगे, तो उससे बनने वाले ऑर्गेनिज्म के सबके जीन्स एक जैसे होने चाहिए। तो इसको हम कहते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब जो एग्जैक्टली सेम हो और दो तीनों के जीन्स ऑलमोस्ट एक जैसे हो, तो ये प्रोसेस क्लोनिंग का लफ्ज़ी मतलब है कॉपिंग करना, कि इसमें हम कॉपी करते हैं। तो कॉपी में आप देखें एक जिस चीज़ की कॉपी हो रही होती है वो ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम होती हैं सारी कॉपीज़। उसके बाद टिश्यू कल्चर टेक्निक काम करने का तरीक़ेकार, कल्चर ग्रो करना, टिश्यू यानी एक प्लांट, उससे हमने एक छोटा सा टिश्यू लिया और इस टिश्यू को हमने एक ग्रोथ मीडियम के अंदर, यानी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो इसको ग्रो करवाएंगी, ग्रो करवाया, और वो प्लांट जब उसने ग्रोथ की तो उसे प्लांट बना और ये प्लांट जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ टिश्यू, एक टिश्यू लिया या सेल्स लिए और ये सेल प्लांट से सेपरेट किए गए और इसको लिक्विड मीडियम के अंदर रखा गया, और इस लिक्विड मीडियम के अंदर जब इसने ग्रोथ की तो वैसे ही प्लांट बना जैसे जिससे हमने टिश्यू लिए थे। उसके बाद अगला हमारा मेथड है केमिकल कंट्रोल। तो केमिकल कंट्रोल बेसिकली बीमारियों से बचाने का मेथड है, यानी इसमें हम प्लांट के जो पैथोजेंस हैं जो बीमारी काज करते हैं प्लांट में उनको कंट्रोल करते हैं, और करते किसके जरिए से, केमिकल के। तो प्लांट पैथोजेनिक ज़्यादातर फंजाई और इंसेक्ट प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं। तो पैथोजेनिक से क्या मुराद है, ऐसे फंजाई ऐसे इंसेक्ट जो बीमारी काज करेंगे वो प्लांट पैथोजेनिक। तो ये जो प्लांट पैथोजेनिक फंजाई और इंसेक्ट हैं, अच्छा बेसिकली हर वो चीज़ जो प्लांट को नुकसान पहुंचा रही है वो पेस्ट कहलाती है, यानी एन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म विच काज डिजीज इन प्लांट्स वो पेस्ट कहलाता है। तो बेसिकली ये फंजाई भी पेस्ट है, इंसेक्ट भी क्या है, पेस्ट है। तो ये क्या करते हैं, जब प्लांट के ऊपर अटैक करते हैं विच वीकन द प्लांट, तो प्लांट कमजोर हो जाता है। ऑटोमेटिकली जब प्लांट कमजोर होगा रिड्यूस द यील्ड, तो प्लांट की पैदावार भी कम हो जाएगी। तो यहाँ जो प्लांट पैथोजेनिक फंजाई और इंसेक्ट है इनको आम तौर पे आपने सुना होगा कि हम जैसे गंदम के खेत में या मकई के खेत में या चावल के खेत में हम स्प्रे करते हैं। स्प्रे बेसिकली केमिकल्स की होती है, ट्रेडिशनली आम तौर पे उनको कंट्रोल किया जाता है बाय केमिकल पेस्टिसाइड। पेस्ट वो होता है जो प्लांट को नुकसान होता है, साइड का मतलब होता है मारना। तो कोई भी ऐसी चीज जो पेस्ट को मार रही हो पेस्टिसाइड कहलाता है। द केमिकल विच इज यूज टू किल द पेस्ट इज कॉल्ड एज पेस्टिसाइड। जो इंसेक्ट को मारा होगा वो इंसेक्टिसाइड कहलाएगा, जो फंजाई को मारा होगा वो फंजाई साइड। तो साइड का मतलब क्या होता है, किल करना। तो इन स्प्रे वगैरह का इस्तेमाल करके प्लांट के पेस्ट को, जो ज़्यादातर फंजाई और इंसेक्ट होते हैं जो प्लांट को कमज़ोर करते हैं और प्लांट की पैदावार, यील्ड का मतलब होता है पैदावार को कमज़ोर कम कर देते हैं, तो इनको केमिकल्स के ज़रिए से कंट्रोल करना ही केमिकल कंट्रोल। तो इसके 3 नुकसान हैं जो आपकी बुक में डिस्कस किए गए। पहला नुकसान ये है कि अगर खुदा न खास्ता ये स्प्रे वगैरह
इंसान की बॉडी के अंदर चली जाएं तो इनमें से काफ़ी सारी स्प्रे ऐसी हैं जो कार्सिनोजेनिक होती हैं, कैंसर काज होती हैं, ह्यूमन बॉडी की डेथ हो सकती है, बाज़ के इंगल्फ करती है, अंदर जाते ही इतने ज़्यादा पॉइजनस होती है कि इंसान की डेथ हो सकती है। तो जहरीलापन आ जाता है इंसान की बॉडी के अंदर, ये इंसान के लिए जहरीली हैं। और इन्वायरमेंट में जाएंगे तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन काज होगी। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसेक्ट है, जब हम इस पर स्प्रे करते हैं तो बाज़ दफ़ा ये इंसेक्ट इस केमिकल के ख़िलाफ़ कुव्वत मुदाफ़ी यानी रेजिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं। और अगर किसी इंसेक्ट ने किसी केमिकल के ख़िलाफ़ कुव्वत मुदाफ़िक यानी रेजिस्टेंट डेवलप कर ली तो इसका स्प्रे हम जितना मर्जी करते रहें तो इंसेक्ट को कुछ नहीं होगा, हमें स्प्रे बदलना पड़ेगा। तो इंसेक्ट बिकम रेजिस्टेंट टू दीज केमिकल्स। तो ये हमारा है केमिकल कंट्रोल जो इस्तेमाल होता है, क्योंकि पेस्ट नहीं रहेंगे, प्लांट बीमार नहीं होगा, ऑटोमेटिकली फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अल्लाह हाफिज़।